Hi everyone, welcome back to my channel. This is Ritik and you are watching New Commerce. So if you are preparing for CUET MCOM entrance examination, this is the video in which we are going to cover marketing management. पूरी कंप्लीट तो नहीं करवा सकता हूँ क्योंकि we will see कि कितना हमारा यहाँ पर सिलेबस है। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ दो तीन चीज़ आपको पक्का कवर करवा दूंगा जो कि इंपॉर्टेंट वाली है, यानी कि दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट फॉर CUET MCOM entrance examination 2025. So let's get started without wasting any time. Let's go. So आज के इस वीडियो के अंदर एंड ऑल्सो लेट मी गिव यू अ डिस्क्लेमर एज वेल कि हमारे पास यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में क्लास होगी, बायलैंग्वेज होगी क्लास. सो दोज हु आर मैसेजिंग मी रिगार्डिंग कि इंग्लिश में ही क्लास लो या फिर हिंदी में भी क्लास लो, सो सारी चीज़ों की कंसिडरेशन करके आई हैव डिसाइडेड दैट बायलैंग्वेज ही रखेंगे. सो पीपीटी लेकर आया हूँ इसीलिए ताकि आपको इंग्लिश में भी समझ में आ जाए चीज़ें, बिकॉज आई हैव रिटन थिंग्स इन इंग्लिश एंड एज वेल एज इन हिंदी एज वेल. सो देख लेना उसके अकॉर्डिंगली. सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस, ये पूरा पहले वाला हो जाएगा डन अपना. ठीक है, इसमें अपने को ये नहीं करना है कि सेलिंग में क्या अंतर है, मार्केटिंग में क्या अंतर है, ये तुम कर लोगे बेसिक सेंस में और कॉमन सेंस से भी. ठीक है, मार्केटिंग वाला जो आपका है यूनिट, ये यूनिट आप कॉमन सेंस से आधी तो ऐसे ही कर लोगे कवर. ठीक है, कॉमन सेंस से आधी ऐसे ही कवर कर लोगे, तो इसकी टेंशन मत लेना. तो इतनी मुश्किल यूनिट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें होती है जो याद रखने वाली होती है, वो मैं भी करवाऊंगा. कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ तक कवर करवा दूँ. ठीक है, उसके बाद आपका एक छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जैसे कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की इस वीडियो के अंदर कवर करवा दूंगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. शुरुआत करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन. लेट्स गो, लेट्स बिगिन. बट बिफोर आई स्टार्ट, ये कुछ 6 ऐसी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है, समझनी है. ठीक है, कि अलग अलग टर्म्स को क्या बोला जाता है. फर्स्ट टर्म इज नीड्स, ज़रूरतें. दिस इज द बेसिक यूटिलिटी एक प्रोडक्ट की जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रही होती है. ठीक है, जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है. आई एम रियली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, पीछे से अगर कुछ डिस्टर्बेंस आए तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बिकॉज मैं रात को शूट कर रहा हूँ. सो दैट इज वाई. तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, ईयरफोन्स लगाना अपने और अपने साथ के साथ नोट्स बना लेना, बस समझ लेना. और मैं तेजी से बोलूंगा, यानी कि अभी जो मेरी स्पीड है बोलने की वो तेज इसलिए है कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जो चीज़ें, उसमें मैं तेज बोलूंगा और आपको वो समझ आ जाएंगी क्योंकि वो बेसिक चीज़ें हैं. आपका इतना लेवल ऑलरेडी अभी है, 21-22 साल के तो हो ना आप, 20-21 के, चलो होना इतना तो समझ में आ जाएगा. ठीक है, लेट्स गो. सो नीड्स आपकी क्या है? नीड्स क्या होती है? आपकी होती है ज़रूरतें. तो किसी प्रोडक्ट की वो ऐसी यूटिलिटी है, मतलब उसकी पावर है, एबिलिटी है कि आपकी उस नीड को वो फुलफिल कर ले, आपकी उस रिक्वायरमेंट को वो फुलफिल कर दे. दैट इज योर नीड्स. ठीक है, तो नीड इज बेसिक utility of a product which fulfill our requirement, basic thing. Now what is wants? इच्छा क्या है? इच्छा is the willingness of something, not necessarily be needed. मतलब हम किसी चीज को चाह रहे हैं कि हमारे पास ये भी हो, काश हमारे पास ये भी होता, बट हमें उसकी नीड नहीं है, जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है करंट स्टेट के अंदर. फॉर एग्जाम्पल, आई नीड अ फोन. आई डू नॉट आई एम वेरी सॉरी, आई डू नॉट नीड अ फोन बट आई वॉन्ट अ फोन. मेरे पास फोन है बट एक और नया फोन चाहिए और मेरे को चाहिए एप्पल का फोन, लेट्स से. तो वो मेरी नीड नहीं है. नीड क्यों नहीं है? बिकॉज आई हैव अ फोन विद मी जो चलता है, अच्छे से चलता है, तो नहीं चाहिए मुझे अलग से कोई फोन. दैट इज नॉट माई नीड, वो मेरी वॉन्ट है. तो वो देख लेना, ईजी है, इसको ज़्यादा डीप में नहीं समझेंगे. जहाँ पर ज़्यादा टाइम लगाना है वहाँ पर ज़्यादा टाइम लगाऊंगा, जहाँ पर कम लगाना है वहाँ पर हम कम से ही जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे. हमारा मोटिव यही है कि विद इन लेस टाइम हम लोग ज़्यादा चीज़ें कवर कर लें. सो व्हाट इज डिजायर? डिजायर इज किसी को पाने की इच्छा या वो उत्सुकता होती है ना, जो वो चीज. सो इट इज माई डिजायर टू बी विथ यू, है ना, काइंड ऑफ ये वाली चीज. इट इज समथिंग विच ड्राइव्स द कस्टमर टू वांट समथिंग. ये कुछ ऐसी एक साइकोलॉजिकल थिंग है जो कस्टमर को या फिर एक ऐसे पर्सन को ड्राइव करती है कि वो चीज वो मांगे, वो वांट करे. ठीक है, सो डिजायर के बाद वी कैन से कि वांट आ रहा है. ठीक है, तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग इन दोनों के बीच में, वांट एंड डिजायर. देन व्हाट इज डिमांड? डिमांड इज योर बेसिकली विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे. और आप मतलब कि आपके पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए, आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए और एबिलिटी होनी चाहिए. ठीक है, तो ये डिमांड बनता है, बेसिक है, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स में तुमने पढ़ा होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा. टेस्ट क्या है? किसी चीज की लाइकनेस, आप उसको कितना पसंद करते हो या आपका क्या टेस्ट है. फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट सिर्फ और सिर्फ वो चिपकी चिपकी पैंटे, स्किनी पैंटे ही आपको पसंद है, आपको वो खुली खुली पैंटे पसंद नहीं है. ठीक है, तो वो आपका वो टेस्ट है. लेकिन कई जो ऐसे पर्सन है जिसको खुली खुली पैंटे पसंद है, तो वो भाई हो गए कि उनका टेस्ट अलग है. समझ रहे हो? टेस्ट इजी, डन हो गया आपका. किसी को जैसे कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कोका कोला पसंद होती है, किसी को पेप्सी पसंद होती है, तो वो देख लो भाई.
तो टेस्ट इज बेसिक थिंग, उसी के अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रेफरेंस को चूज करते हो। आपका जैसा टेस्ट रहता है उसी के अकॉर्डिंगली यू चूज योर प्रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल चाय कॉफी ये दोनों चीज है, इन दोनों में से आपको सबसे ज्यादा कौन सी पसंद होंगी, मतलब टेस्ट आपका जिसके लिए होगा, यू आपका जो टेस्ट है वो है कॉफी के लिए, लाइक यू लव कॉफी मोर एज कम्पेयर टू टी, तो आप क्या करेंगे, यू विल रैंक कॉफी हायर एज कम्पेयर टू टी, तो कॉफी आपकी फर्स्ट पे होगी, इट इज योर फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस इज योर टी। सिमिलरली जैसे आप अभी कॉमर्स के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, फॉर एग्जांपल डीयू के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो जब वहां पर आप भरोगे फॉर्म को तो वहां पर आपकी कॉलेजेस की प्रेफरेंसेस आपको डालनी पड़ेगी। तो पहले मेरे को डॉक लेना है, फिर मेरे को एसआरसीसी लेना है, हंसराज लेना है, हिंदू लेना है, ऐसे कर कर आप वहां पर लिखोगे सारे प्रेफरेंसेस। सो इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन योर फैक्टर। ठीक है, तो ये चीज प्रेफरेंस वाली हो गई है। आगे बढ़ते हैं, इसको प्रोडक्ट और सर्विस में लगा के देख लेना, डन हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं था बट वो बेसिक सा था जो हमें पता होना चाहिए, वहां से एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो कर लेना उसको। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड अगेन दो तीन बेसिक चीजें हैं। मार्केट क्या होता है, बाजार होता है। ठीक है, एक ऐसा प्लेस है, ऐसा प्लेस है, ये आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, पढ़ते हुए आ ही रहे हो आप लोग। ऐसा प्लेस है जहां पर सेलर आता है, जहां पर बायर आता है। ठीक है, और वो एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, दे एक्सचेंज मतलब कि उनके बीच में ट्रेड होता है, बाइंग एंड सेलिंग होती है, लेट्स से, बट फॉर अ कंपनसेशन। ठीक है, एक कंपनसेशन यहाँ पर इंक्लूडेड होता है, मतलब कि मनी फैक्टर इंक्लूडेड होता है। इजी, एक से दूसरे के पास जाएगा कोई गुड्स एंड सर्विसेज और दूसरे से उसके पास जाएगा पैसा, समझ रहे हो? तो दैट इज द थिंग। इसी पूरे प्रोसेस को या फिर इसी पूरे प्लेस को जहां पर ये चीज हो रही है, मे इट बी अ फिजिकल प्लेस और मे इट बी अ वर्चुअल और ऑनलाइन वाला प्लेस, वी कॉल इट एज अ मार्केट। वेरी इजी। नेक्स्ट इज मार्केटर। इनके बारे में तो क्या ही बताऊं, एक फर्म होती है, एक इंडिविजुअल होती है जो प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, विच मतलब जो प्रोडक्ट कस्टमर तक अवेलेबल करवाता है वो भी एक मार्केटर है। और मार्केटिंग किसे बोला जाता है फिर? सो व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग इज अ प्रोसेस वी कैन से, और एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है विच इंक्लूड्स ऑल रिसोर्सेज एंड सेट ऑफ एक्टिविटीज necessary to direct and facilitate the flow of goods services from the producer to the customer। तो सारी यहाँ पर एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो जाती है मार्केटिंग के अंदर। सो मार्केटिंग का मतलब ये है कि प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के बाद कंज्यूमर तक पहुंचाना। तो वी कैन से कि सारी एक्टिविटीज इसके अंदर जो अवेलेबल है, जो हो रही है, वो सारी की सारी मार्केटिंग के अंदर आ जाती है। बेसिक सेंस में अगर हम इसे बात करें तो ये है। अब पढ़ते हैं व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। अभी हमने पढ़ लिया मार्केटिंग ये है, मैनेजमेंट क्या है। तो हम जब पढ़ रहे थे हमारे एमकॉम के अंदर या जो भी है, तो वहां पर एक डेफिनेशन हमें हमारे प्रोफेसर ने करवाई, वही डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है जो बहुत ईजी बना देती है मार्केटिंग मैनेजमेंट को समझने के लिए। सो व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट? अब इसको बहुत ध्यान से समझना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक की सारी बातें बता देगा ये डेफिनेशन। इट इज अबाउट आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड। पहला तुम्हारा काम है कि कस्टमर की जरूरतों को फाइंड आउट करो, वही तो प्रोडक्ट बनाओगे ना। फिर वैसा ही तुम बनाओ प्रोडक्ट, ठीक है, जो उन जरूरतों को पूरा कर सके। ठीक है, दूसरी चीज ये हो गई टू सेटिस्फाई द टारगेट ऑडियंस। तो तुमने ये चीज बनाई होगी, प्रोडक्ट बनाया होगा, किस लिए बनाया होगा? ताकि तुम चाह रहे हो जो तुम्हारी टारगेट ऑडियंस है तुम उसे सेटिस्फाई कर सको। अगर वो सेटिस्फाई हो गई है तो तुम उसे रिटेन करके रख सकते हो। तो फोर्थ और थर्ड या ऐसी चीज, थर्ड फोर्थ बोल सकते हैं, तो फोर्थ चीज ये हो गई कि तुम उसे रिटेन करके रख सकते हो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्रबंधन जिसे हिंदी में बोला जाता है। सो यू आर मैनेजिंग स्टफ्स विच आर येट टू बी डेल्ट विद मार्केटिंग, तो ये भी बोल सकते हो आप, या फिर हो रही हैं डील, उसकी हो भी रही है उन सारी चीजों से। तो आप लॉन्गर पीरियड तक रिटेन करके रखना चाहते हो उनको, आप उनके लॉयल्टी को लेकर आने चाहते हो अपने फर्म की तरफ। ठीक है, और उसके बाद रेफरल्स भी उनसे मांगना चाहते हो एंड फीडबैक वगैरह भी उनसे लेना चाहते हो। तो ये सारी चीजें समराइज कर देती है मार्केटिंग मैनेजमेंट को, यानी कि ईच एंड एवरी एक्टिविटी विच रिलेट्स टू प्रोडक्शन करने से पहले वाली भी, जहां पर हम प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे होते हैं, है ना, तो प्रोडक्शन से पहली वाली चीज हो रही है वो भी, टिल कस्टमर को बेचने के बाद वाली भी चीजें जिसे हम बोलते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज, तो वो भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाती है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो मार्केटिंग का सिर्फ यही मतलब नहीं होता कि तुम लोग सिर्फ प्रमोशन कर रहे हो। मार्केटिंग इज नॉट इक्वल्स टू प्रमोशन ओनली, इट कंटेन्स एवरी एंड ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है जी,
बेसिक सा था। लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आएंगे मैं बता दूंगा। ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि अलग अलग लोगों ने, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ने दी है। अगर पढ़ना चाहते हो तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड। चलो, ये भी कुछ डेफिनेशन है, यू कैन सी। ठीक है, इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है बट देख सकते हो आप लोग। नाउ, मार्केटिंग का स्कोप क्या होता है? इसका स्कोप होता है वाइडर। पहली चीज़ तो तुम ये लिख लो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्ट को डेवलप करना, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट इज ऑल्सो अ स्टेज, है ना, एक प्लानिंग वाली चीज है। तो मार्केटिंग में देखो क्या कर रहे हो आप, प्लानिंग भी तो कर रहे हो ना। मार्केटिंग मैनेजमेंट में यू आर ऑल्सो डूइंग प्लानिंग, प्लानिंग रिलेटेड टू प्रोडक्ट, कि क्या हम बनाए। और उसमें भी क्या कर रहे होते हो, तुम कंज्यूमर की नीड्स को पता कर रहे होते हो। तो कंज्यूमर के नीड्स पता करना क्या हो गया, मार्केट सर्वे करना। सो यू आर ऑल्सो डूइंग समथिंग एनालिसिस वाली थिंग, समझ रहे हो? तो एनालिसिस भी कर रहे हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी कर रहे हो, प्रोडक्ट बना के फिर बेच भी रहे हो उसे, ट्रांसपोर्टेशन भी कर रहे हो उसकी, वहां से इधर से उधर पहुंचा रहे हो उसे, प्रमोशन भी कर रहे हो फिर उसका, फिर कस्टमर को बेचने के बाद फिर आफ्टर सेल सर्विसेज भी तुम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हो। तो ईच एंड एवरीथिंग, तो ये होता है उसका पूरा का पूरा स्कोप। तो यानी कि मार्केट को एनालाइज करना, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट करना, कस्टमर एंड कंपेटिटर्स ओरिएंटेड चीज़ों को देखना। एंड हाँ, ये चीज़ और आ जाती है यहाँ पे कि वी ऑल्सो डू एनालिसिस ऑफ आर कंपेटिटर्स, कि वो वहाँ पर क्या स्ट्रेटजीज अपना रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी स्ट्रेटजी को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड वी ऑल्सो सी द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, कि प्रोडक्ट का प्राइस हम यहाँ पर क्या रखें, हमें कितनी कॉस्ट पर हमने प्रोडक्ट बनाया है, लागत आई है हमारी। सो हाउ मच रिवेन्यू वी वांट फ्रॉम अ पर्टिकुलर यूनिट। अगर हमारी वो 10 रुपए की बन रही है तो हमें रिवेन्यू कितने का चाहिए, और अगर रिवेन्यू की बात मैं छोड़ूं अगर, तो हमें प्रॉफिट कितने का चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट वी प्लान द एक्चुअल सेलिंग प्राइस, है ना। तो तब उसके अकॉर्डिंगली हम उसका, उस प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस को सेट करते हैं। एंड ऑल्सो प्राइसिंग वाली चीज़ों के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। तो आप समझ लो कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग करना भी मार्केटिंग के अंदर ही आ रहा है। तो इट्स अ वेरी बिग थिंग, तो इट्स अ वेरी ब्रॉडर स्कोप। फिर आती है इवेल्युएशन ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज। जो आपने मार्केटिंग एक्टिविटीज करी है, जैसे प्रोडक्ट बना लिया, प्राइस सेट कर लिया, इन चीज़ों का भी आप इवेल्युएशन करते हो ताकि आपको पता लगे कि क्या वो गलत थी स्ट्रेटजी, क्या वो चीज़ गलत थी जो हमने करी है। अगर गलत थी तो वी विल टेक करेक्टिव मेजर्स, और उसको हम रेक्टिफाई करते हैं, उसको हम चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, एक सही पाथ पर लेकर आते हैं। अगर नहीं आ पा रहा है तो वी जस्ट डाइवेस्ट, वी जस्ट सेल इट, और वी जस्ट हम मार्केट से उठा लेते हैं उस चीज़ को और हटा देते हैं। बस ये चीज़ होती है। ठीक है, डन। स्कोप ऑफ मार्केटिंग डन। इंपॉर्टेंट क्यों है मार्केटिंग, ये पढ़ सकते हो, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर योर सीयूईटी पीजी। अब आगे बढ़ते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर सीयूईटी पीजी, कि क्या चीज़ें हम बेच सकते हैं या क्या चीज़ें हम मार्केट कर सकते हैं, किन सारी चीज़ों का मार्केट हो सकता है यहाँ पर। तो कुछ 10 मिला, मतलब 9-10 चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी है, इन सारी चीज़ों का मार्केट हो सकता है। मतलब ये सारी चीज़ मार्केट की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल गुड्स बेच सकते हैं हम इजिली, सर्विसेज जी हाँ बेच सकते हैं बहुत इजिली। थर्ड है हमारे पास लोग, पीपल। अब ये तुम उस सेंस में मत लेके चले जाना जो पहले जमानों में होता था, वो अलग है, वो क्राइम है। पीपल मार्केटिंग का मतलब है कि सेलिब्रिटीज, है ना, सेलिब्रिटीज जैसे एडवर्टीजमेंट होती है तो उनका यूज करके वी कैन सेल समथिंग, तो सेलिब्रिटीज का यूज करके होता है, ये हो गया। फिर होता है तुम्हारा इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, संस्थान, संगठन। यानी कि आजकल तुम अगर यूट्यूब वगैरह चलाते हो या कुछ भी चलाते हो तो वहां पर एड्स वगैरह आती है, तुम देख रहे होते हो प्राइवेट कॉलेजेस की, जनरली एमबीए कॉलेजेस की, है ना। तो दे आर मार्केटिंग देमसेल्व्स, इजंट इट। वही है प्राइवेट कॉलेजेस। देन आपका आता है इवेंट्स। कोई भी इवेंट हो रहा हो, जैसे कहीं पर मान के चलो दिलजीत दोसांझ का इवेंट हो रहा है या कोल्ड प्ले का इवेंट हो रहा है गुजरात के अंदर, तो दैट इज व्हाट, इवेंट जो मार्केट हो सकता है। उसकी टिकटें बेची जाती है, उसको प्रॉपर उसके बैनर वैनर लगाए जाते हैं, मार्केटिंग ही तो है काइंड ऑफ। तो इवेंट्स हो गया। फिर छठा है आपका एक्सपीरियंसेस। फॉर एग्जांपल अब मैं अपने घर के सामने यहाँ पर बोर्ड लगा लूँ कि मेरे पास इतना इतना एक्सपीरियंस है और ये मैं टीच करता हूँ या मैं पढ़ाता हूँ, तो आ जाओ भाई चक लो। ये वाला सीन है। तो एक्सपीरियंसेस कैन ऑल्सो बी मार्केटेड। ठीक है, जैसे मेरा एक्सपीरियंस है कि टीचिंग का, तो मैं नीचे आपके थंबनेल में भी लिख देता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे है। तो पीपल गेट अट्रैक्टेड, और पीपल को, लोगों को पता चलता है कि हाँ ऑथेंटिसिटी है, तो ये चीज़ है। तो एक्सपीरियंस कैन ऑल्सो बी मार्केटेड। देन आपके आते हैं प्लेसेस। प्लेसेस में आ गया ना वो वाला, आपकी एड आती है जो गुजारो कभी गुजरात में, वो वाला सीन कुछ है ना, वो वाला जो एड आती है। तो गुजरात, तो वो क्या है, वो प्लेस है ना। तो टूरिज्म वाली चीज़,
इजी, तो ये डन हो गया। फिर आपका आता है 8 प्रॉपर्टीज, ये बेसिकली रियल एस्टेट से भी आप बात कर सकते हो, मतलब रिलेट कर सकते हो, तो रियल एस्टेट लिख सकते हो आप यहाँ पे। कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, हाँ ये सही है, रियल एस्टेट लिख सकते हो आप यहाँ पे। इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड डेटा, ये आप बेच सकते हैं, ठीक है। कुछ आपने डेटा भेज दिया, बेच दिया, आइडियाज बेच दिए, इंफॉर्मेशन बेच दी। कोई आपने जैसे आर्किटेक्चर वाला जो डिजाइन होता है वो आपने बेच दिया, है ना। देन द लास्ट वन इज योर कल्चर, कल्चर को भी आप प्रमोट कर सकते हो, है ना, ताकि लोग उस एरिया के अंदर आए। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट के जो डांसेस हैं उसको प्रमोट करना, कल्चरल प्रमोशन करना, ताकि वहां पर लोग आए और टूरिज्म बढ़े, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इसको भी आप रिलेट कर सकते हो टूरिज्म से, ठीक है। सिमिलरली आप प्लेसेस को भी टूरिज्म से रिलेट कर सकते हैं कि टूरिज्म बढ़ जाए, गुजारो कभी गुजरात में। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। नाउ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंक्शंस यू नीड टू नो। उसके लिए जरूरी है आपके सीवीटी पीजी के लिए, सो आराम से करवाते हैं। पहला है आपका रिसर्च फंक्शन, इसको भी आप किससे कर लोगे, आपके कॉमन सेंस से बहुत आराम से कर लोगे, ठीक है। अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है, R&D की बात हो रही है, प्रोडक्ट प्लानिंग की बात हो रही है, मार्केट रिसर्च की बात हो रही है, मार्केट सर्वे की बात हो रही है, कौन से फंक्शन है, ऑब्वियसली इट इज रिसर्च फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। सेकंड वन इज योर एक्सचेंज फंक्शन। एक्सचेंज इज योर ट्रेड बेसिकली, बाइंग एंड सेलिंग। तो बाइंग एंड असेंबलिंग भी तभी होगी तब जब हमने कुछ उससे बाय कर किया होगा, है ना। एंड योर सेलिंग, तो बाइंग एंड सेलिंग इज एन एक्सचेंज फंक्शन। थर्ड इज योर फिजिकल फंक्शन, जो उसके शारीरिक चीज से बिलोंग करता हो प्रोडक्ट के, जैसे कि उसको उठा के उधर फेंक देना नहीं, उधर पहुंचा देना। तो ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, दीज आर द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू इट्स फिजिकल एस्पेक्ट्स, है ना, इट्स फिजिकल एस्पेक्ट। तो ये फिजिकल फंक्शन है, इजी। देन लास्ट इज योर फैसिलिटेटिंग फंक्शन, जो बेसिकली आपको एक सपोर्टिंग फंक्शन की तरह हेल्प करता है, लाइक ब्रांडिंग, पैकेजिंग, प्राइसिंग, फाइनेंसिंग, एडवर्टाइजिंग, रिस्क बियरिंग, आफ्टर सेल सर्विसेज। दीज आर द फंक्शन which is known as facilitating functions, so you guys need to know it, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अच्छे से इसको रीड कर लेना दोबारा से, इजी है। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इसकी अगर पीडीएफ चाहिए, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे मैं अभी क्लास के बाद, मतलब ऑब्वियसली मैं अभी आपको वीडियो बनाकर भेज रहा हूँ, अपलोड भी करूँगा। तो जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो मैं ये टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दूंगा इसकी पीपीटी, आप वहाँ से चक लेना, पढ़ लेना। एनीवेज लेट्स गो। मार्केटिंग कंसेप्ट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये 2 तरीके से आपके एग्जाम में आ सकती है, एक हो गया मार्केटिंग कंसेप्ट और एक हो गया मार्केटिंग फिलोसफी, ठीक है। 2 नाम है इसके, तो घबराना नहीं है, ठीक है। मार्केटिंग कंसेप्ट क्या है, फिलोसफी है। एन एटीट्यूड और अ कोर्स ऑफ बिजनेस थिंकिंग, ठीक है। एक सिर्फ थिंकिंग है, एक नोशन है, एक आइडिया है, ठीक है। वाइल मार्केटिंग इज अ प्रोसेस और कोर्स ऑफ बिजनेस एक्शन। मार्केटिंग क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन है, जहां पर एक्शन लिए जाते हैं। बट मार्केटिंग कंसेप्ट इज बेसिकली अ थिंकिंग, इट्स एन आइडिया, इट्स अ नोशन, जिसको हम ध्यान में रखते हुए चीजें कर लेते हैं, लेट्स से, ठीक है। तो पहला जो कंसेप्ट आया था ये हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और ये हायरार्की है पूरी, मतलब कि ऐसा बोल सकते हो ऑर्डर वाइज मैंने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जो आया था वो था प्रोडक्शन कंसेप्ट, यानी कि वी वर टोटली फोकस्ड ऑन प्रोडक्शन, की प्रोडक्शन करो, फुल मास प्रोडक्शन करो और बिक जाएगा अपने आप, ठीक है। यानी कि हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे वही बिकेगा, ये वाला एक आइडिया था, ये वाली आइडियोलॉजी थी वहां पर। फिर आता है आपका प्रोडक्ट कंसेप्ट, यानी कि अब बात होने लगी क्वालिटी के ऊपर, थोड़ा सा प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर बात होने लगी, क्वालिटी को ज्यादा बढ़ावा देने लगे, ठीक है। ये भी मतलब कुछ साल बाद बीते, तो कुछ साल बाद प्रोडक्ट कंसेप्ट आया, फिर कुछ साल बाद सेलिंग कंसेप्ट आया। अब यू वर फोकस्ड ऑन या टूवर्ड्स सेलिंग ओनली, कि सेल्स बढ़ाओ अपनी, ठीक है, सेल्स बढ़ाओ, तो सेलिंग फोकस्ड हो गया। फिर आपका आया फोर्थ मार्केटिंग कंसेप्ट, जिसे बोला जाता है कि कस्टमर को अब ध्यान में रखा जाने लगा, कस्टमर की बातों को, कस्टमर की नीड को ध्यान में रखा जाने लगा। या फिर आप बोल सकते हैं कि अब हुआ क्या, आउट इन व्यू, आउट इन व्यू, कि पहले देखेंगे बाहर और फिर देखेंगे अंदर। बाहर देखने का क्या मतलब है, पहले देखेंगे हम कस्टमर को, कस्टमर की नीड को जानेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम अंदर देखेंगे कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, क्या हम कैपेबल हैं वैसा उनकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, क्या हम वैसा प्रोडक्ट बना सकते हैं। देन वी विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग और डेवलपिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और फिर हम उसे उतारेंगे अपने मार्केट के अंदर। सो ये व्यू निकल कर आया। फिर कुछ सालों बाद फिर आया हमारे पास सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट, सामाजिक
है ना, सोसाइटल यानी कि सोशल चीज़ों को भी देखने लगे हम लोग, थोड़ा सोशल वेलफेयर वाला सीन वाला देख सकते हो आप, सोसाइटी को देखकर चलने वाला। फिर आता है लास्ट में आपका होलिस्टिक मार्केटिंग, एक प्रॉपर पूरी की पूरी मार्केटिंग जहाँ पर सारे स्टेक होल्डर्स को लेकर चलते हैं। ऑल द स्टेक होल्डर्स वर कंसीडर्ड, स्टेक होल्डर्स वर कंसीडर्ड, वर कंसीडर्ड। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, ये हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, वो हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये होलिस्टिक कंसेप्ट के अंदर आ जाता है आपका, ठीक है। देन इसके बाद रिलेशनशिप मार्केटिंग भी आ जाती है, तो वो भी आप ऐसा बोल सकते हो कि होलिस्टिक कंसेप्ट में ही आता है, ऐसा बोल सकते हो। तो दीज वर या दीज आर 6 टाइप ऑफ कंसेप्ट्स, और ये ऑर्डर वाइज लिखे गए हैं, ठीक है, एरो बना भी हुआ है, इजी है। लेट्स गो, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पर आ गए हम लोग, मार्केटिंग मिक्स। देखो आज मैं करवाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जैसे मैंने अभी आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट करवाया, ठीक है, उससे पहले ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट करवाया, फिर ये इंपॉर्टेंट करवाया, और फिर हाँ, और फिर ये वाला इंपॉर्टेंट था, सबसे स्टार्टिंग वाला भी इंपॉर्टेंट था, तो ये इंपॉर्टेंट थे। अब आ जाएंगे हम लोग और इंपॉर्टेंट पे, जो है मार्केटिंग मिक्स। लोगों को इसको समझने में दिक्कत आती है, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। एक थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। जेम्स कलीटन नाम के पर्सन है, थे या हैं पता नहीं। तो जेम्स कलीटन ने क्या बोला, जेम्स कलीटन ने अपना एक मैनेजर को, मार्केटिंग मैनेजर को मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स बोला था, है ना। जैसे हम कुछ बना रहे हैं तो उसमें इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं, कुछ डालते हैं हम इंग्रेडिएंट्स, है ना। तो तो मिक्सचर से ही बनता है एक चीज। तो मार्केटिंग मैनेजर को जेम्स कलीटन ने बोला इट्स अ मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स। इसी को ही थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए, इसी के ही आइडिया से, इसी से ही इंस्पायर होके प्रोफेसर नील एच बोर्डन ने सबसे पहले यूज किया वर्ड मार्केटिंग मिक्स। तो अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए कि हु डेवलप्ड, या फिर सॉरी, हु फर्स्टली प्रोपाउंडेड दिस मार्केटिंग मिक्स वाला कंसेप्ट, तो आप बोलेंगे प्रोफेसर नील एच बोर्डन, ठीक है, इन्होंने किया था। सो अराउंड 1950s किया था ये, और ये अराउंड 1940s हुआ था, ठीक है। 1940s 1960s इसके अराउंड हुआ था। प्रोफेसर नील एच बोर्डन ने सबसे पहले इस वर्ड को यूज किया था, वाज फर्स्ट यूज्ड एंड पॉपुलराइज्ड बाय प्रोफेसर नील एच बोर्डन। ये आपने ध्यान में रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो किससे इंस्पायर हुए थे, जेम्स कैलिटन से इंस्पायर हुए थे। तो मार्केटिंग मिक्स अब है क्या? मार्केटिंग मिक्स एक टूल है, it is used by a marketer in formulating marketing planning to suit the customer's need and in order to create perceived value and generate a positive response। यानी कि मार्केटिंग मिक्स सारी चीजों का मिश्रण है, ऐसा बोल सकते हैं, या मिक्स है जो एक मार्केटर यूज करता है, जिससे वो क्या करना चाहता है, मार्केटिंग प्लानिंग करना चाहता है, प्रोडक्ट बनाना चाहता है, प्रोडक्ट को बेच के कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना चाहता है, फिर वहां से एक वैल्यू क्रिएट करना चाहता है, लोगों को वैल्यू देना चाहता है, उससे लॉयल्टी आएगी। मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो डेफिनेशन में पढ़ा था वही सारी चीजें हैं, बस इजी, ठीक है। बस इसको यहाँ पर टुकड़ों में बांट दिया गया है, इंग्रेडिएंट्स में बांट दिया गया है। फॉर एग्जांपल कि प्रोडक्ट को बनाना वगैरह वगैरह, प्रोडक्ट के बाद आता है प्राइस सेट करना वगैरह वगैरह, फिर उसके बाद आता है तुम्हारा प्रमोशन यानी कि उसको बेचने की स्ट्रेटजी, एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। एंड देन उसके बाद आता है आपका क्या, प्लेस, ट्रांसपोर्टेशन, आप ये बोल सकते हो। तो ये बेसिक से 4 क्या है हमारे पास, मार्केटिंग मिक्स है, उस पर भी मैं आऊंगा। तो ये जो बेसिक 4 मार्केटिंग मिक्स दिए थे, किसने दिए थे, जेरेमी ई मैकर्थी ने, ठीक है, या जेरोम ई मैकर्थी, जे ई मैकर्थी भी आप लिख सकते हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, जे ई मैकर्थी भी हम लिख सकते हैं। तो ये आप लिखोगे कि किसने डेवलप किए थे, मार्केटिंग मिक्स को फर्दर डेवलप किया किसने, जेरेमी ई मैकर्थी ने। जो बेसिक जो 4 पी दिए थे, किसने दिए थे, जेरेमी ई मैकर्थी ने दिए थे। इजी है, आप इसको रीड करेंगे। अब पिछले वाली साइड पे बढ़ते हैं। एक चीज मुझे करवानी है आप लोगों को कि परसीव्ड वैल्यू क्या होती है और रिसीव्ड वैल्यू क्या होती है। रिसीव्ड वैल्यू नाम से पता चल रहा है, द वैल्यू दैट यू आर एक्चुअली रिसीविंग या यू हैव एक्चुअली रिसीव्ड, ऐसी वैल्यू जो आपको मिल चुकी है। आई एम रियली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मेरी पेट ना, पता नहीं कौन दिख गया इसको, इसका दोस्त दिख गया होगा कोई। एनीवेज, let's continue. So received value means the value that you are actually receiving or you have actually received, जो आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, मिली है, ठीक है, मिली है जो वैल्यू। और परसीव्ड वैल्यू है आपकी एक्सपेक्टेशन, कि आपने क्या सोच रखा था कि मुझे क्या मिलेगा उस प्रोडक्ट से। फॉर एग्जांपल यू आर परचेजिंग अ फोन, तो
फ़ोन तो छोड़ो, फ़ोन तो चलो जेन्युइन मिल जाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप फ्लिपकार्ट से कुछ मंगा रहे हैं एंड यू आर यूजिंग, चलो नाम भी नहीं लूँगा, एक ऐसी, चलो अब तो ले ही लिया, वहाँ से कुछ आप मंगवा रहे हो, शूज़ मंगा रहे हो फॉर एग्जांपल, आपको देखकर सही लगे, 999 के शूज़ थे, आई नो बहुत सस्ते हैं होंगे, 999 ठीक है, बट काफ़ी लोगों के लिए ये भी काफ़ी सही अमाउंट होता है। सो कीपिंग दैट इन माइंड, हम मंगवा रहे हैं 99 के रुपए के शूज़। तो हमने शूज़ देखे और देख के ठीक है सही लगा, बट आए तो हमें लगा कि नहीं, गलत हो गया ये तो हमारे से। तो वो चीज़, तो यानी कि हमने सोच क्या रखा था, तो वो आपने परसीव्ड वैल्यू है वो आपके लिए। सो आपने अगर सोच रखा था कुछ ज़्यादा ही, आया कुछ बेकार सा, तो आपको होगी डिससैटिस्फैक्शन। यानी कि अगर परसीव्ड वैल्यू आपकी ज़्यादा है एज कंपेयर टू रिसीव्ड वैल्यू, यू विल बी डिससेटिस्फाइड। यही हुआ ना उस बंदे के साथ, शूज़ बेकार आए उसके पास। अगर परसीव्ड वैल्यू उतनी ही है जितनी आपको मिली है वैल्यू एक्चुअली में, तो आपको सेटिस्फेक्शन होगी, आप नॉर्मल स्टेट पे होगे। और अगर रिसीव्ड वैल्यू बहुत ज़्यादा है और परसीव्ड वैल्यू उतनी थी ही नहीं कि भाई यार ये 300 रुपये में इतनी कैसी चीज़ मिल गई अपने को, है ना, वो वाली चीज़। हाँ, तो एग्जाम्पल मैं नहीं देना चाहूँगा, तो ये ठीक है, ठीक है, तो ये भी सही है, डिलाइटमेंट इसे बोलते हैं। ये आपकी ऐसी स्टेज है जिसे आप बोलते हो हैप्पीनेस या फिर डिलाइटमेंट। ईजी है। सो दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो डन। मार्केटिंग मिक्स ऑल्सो डन। 4 मार्केटिंग मिक्स के बारे में अभी मैंने आपको बताया, बट 7 होते हैं, अभी बताऊंगा आगे, टेंशन नहीं लेनी है। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हमने मार्केटर के पर्सपेक्टिव से तो देख लिया चीज़ें कि मार्केटर्स के पर्सपेक्टिव से मार्केटिंग मिक्स होता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, है ना। ये होता है, आप बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, नहीं पढ़ते हुए आए हैं तो इसे याद कर लेंगे। फिलिप कॉटलर थे, या फिलिप कॉटलर ने इस मार्केटिंग मिक्स को, इस 4 पीस को ना, मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया। तो फिलिप कॉटलर कहते हैं कि जो ये 4 पीस हैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 4 सीज भी होंगे। तो व्हाट आर दोज 4 कॉरेस्पॉन्डिंग सीज? तो प्रोडक्ट का है हमारे पास कस्टमर का सॉल्यूशन। प्रोडक्ट क्या है कस्टमर के लिए? इट्स अ सॉल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम और हर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यानी कि नीड, उसका सॉल्यूशन है। प्राइस क्या है कस्टमर के लिए? इट्स अ कॉस्ट, कस्टमर के लिए तो एक्सपेंस है, कॉस्ट है। एंड प्रमोशन क्या है कस्टमर के लिए? इट्स अ कम्युनिकेशन वाली थिंग, कि कितनी सही से उस तक जानकारी पहुंच रही है, तो वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही पहुंचेगी ना। एंड प्लेस इज योर कन्वीनियंस, कि एक्चुअली में जो फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो कैसे आप तक पहुंचाया जा रहा है, उसे बोलते हैं कन्वीनियंस। कन्वीनियंट ही बोलते हैं ना इंग्लिश में, जिसकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है आपको पता होगा, इजी, ठीक है, डन। दीज आर दी 4 सीज जो हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो 4 पीस के कॉरेस्पॉन्डिंग 4 सीज भी आपके डन होते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक छोटी सी चीज़ और है, आपका छोटा सा होमवर्क है कि आप इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एज ढूंढ लीजिए, ठीक है। सी कर लिया, पी कर लिया, ए ढूंढ लेना अपने आप से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो दीज आर दी मार्केटिंग मिक्स। 4 मार्केटिंग मिक्स है, आपको पता है, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्रमोशन मिक्स और प्लेस मिक्स। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, इसको इसी ऑर्डर में लिखोगे तो समझ में आ जाएगा, याद रहेगा, आई एम रियली सॉरी, याद रहेगा। जैसे कि सबसे पहले प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट बनाया जाएगा, फिर उसका प्राइस सेट होगा, प्राइस सेट हो गया, फिर उसका प्रमोशन करेंगे हम, तभी तो बिक्री आएगी। ऐसा कि लोग डिमांड करने लगेंगे, डिमांड कर रहे हैं तो अब मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को भेजा जा रहा है, प्लेस, समझ रहे हो। तो इस चीज़ से आप याद रख सकते हो। अब इसके अंदर जितनी भी मैंने चीज़ें लिखी हुई है ये आपने पढ़नी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं एक एक चीज़ यहाँ पर नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ये सिर्फ एक्टिविटीज़ है जो इसके अंदर आती है। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर सेल सर्विसेज है, किसके अंदर आ रही है? प्रोडक्ट मिक्स के अंदर आ रही है। तो वहां पर आपके क्वेश्चन के अंदर ऐसा भी आ सकता है कि कोई एक्टिविटी दे दी, सो यू नीड टू फाइंड आउट कि कौन से मार्केटिंग मिक्स या फिर कौन से पी के अंदर वो आ रहा है। ईजी है, तो ये आपने पढ़ना है खुद से, दिस इज अप टू यू। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन है, ये तो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा, प्लेस के अंदर आता है। वेयर हाउसिंग है, प्लेस के अंदर आता है। तो ये डरना नहीं है और घबराना नहीं है ये सारी चीज़ों से। जैसे कि पैकेजिंग है, तो ये प्रमोशन में नहीं आएगा, ये प्रोडक्ट में आएगा, ठीक है। सो बी क्लियर, और इनके बीच का डिफरेंस देख लेना कि कौन सा कहाँ पर आ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना। आगे बढ़ते हैं। नाउ जब मैंने आपको बताया कि 7 पी होते हैं, तो ये मतलब था मेरा, अगर नॉर्मल पीस की बात हो रही है, प्रोडक्ट के पीस की बात हो रही है, तो 7 है। पहला 4 डन हो गया। 5वां है पैकेजिंग। ऑल दो ये जो चारों 5 जो है ना, ये उसके अंदर ही आ जाते हैं। जैसे अभी हमने देखा था ये पैकेजिंग आ रहा है प्रोडक्ट के अंदर, बट जब एक्सटेंडेड पीस की बात हो रही है, जब विस्तार वाले एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स की बात हो रही है, एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स की बात हो रही है, तो क्या करेंगे हम, इन तीनों को अलग से भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस पर मोटा मोटा
पैसा लगता है, या बोल सकते हो आप कि ये बहुत अहमियत वाली चीज़ है, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, या दीज एक्टिविटीज़ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वाई इट इज़ बीइंग रिटन सेपरेटली हेयर, है ना। तो पैकेजिंग इज़ योर व्हाट, एक ऐसी चीज़ जिस पर बहुत पैसा लगाया जाता है। अगर हम ऐसे मार्केट में हैं, मार्केट का नॉर्मल सा बता देता हूँ आपको, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में है जहाँ पर कंपेटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं जो कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। व्हाट इज डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स? शेप, साइज, क्वालिटी, इनमें चेंजेस होंगे, तो पैकेजिंग भी में चेंज हो सकता है ना। तो दैट इज योर व्हाट, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। तो पैकेजिंग पर भी बहुत अच्छे से ध्यान दो, बहुत अच्छा पैकेज होगा तो धीरे धीरे डिमांड बढ़ेगी आपके प्रोडक्ट की इनडायरेक्टली, है ना। देन इज योर पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशंस, PR जिसे बोलते हैं अपन। देन आता है आपका पोस्ट सेल सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज। तो इनको एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स की जब बात करते हैं तो इन तीनों को अलग से लिख देते हैं, क्योंकि ये तीन बहुत अहमियत पर प्ले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इजी। अब आ जाओ एक्सपेंडेड सर्विस मार्केटिंग मिक्स पे। नाम देख लो मैंने क्या यूज किया है, घबराना मत, डरना मत, ईजी है। अभी मैंने यूज किया वर्ड मार्केटिंग मिक्स, कितने थे? 4 थे नॉर्मल वाले, 4P 4Ps। फिर बोला क्या? एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स। अभी मैंने कुछ वर्ड अलग से जोड़ा नहीं है इसके अंदर, तो ये 3 और ऐड हो गए। अब मैंने बोला एक्सपेंडेड सर्विस मार्केटिंग मिक्स। नाउ वी आर कंसिडरिंग प्रोडक्ट के साथ साथ सर्विसेज भी, तो वो 4P आएंगे। उन 4P के बाद जो 5वां P होगा वो होगा पीपल, जो 6ठा P होगा वो होगा प्रोसेस, जो 7वां होगा वो होगा फिजिकल एविडेंस। समझ गए? सो दिस इज योर सर्विस मार्केटिंग मिक्स। सर्विस सेक्टर भी अगर इंक्लूड हो जाता है ना, तो वो 4P तो होंगे ही, उसके अंदर 3P ऐड हो जाएंगे। पहला P है अपने पास पीपल, यानी कि लोग जो डिलीवर करते हैं सर्विसेज। तो देखो सर्विसेज में यही होता है, जैसे कि लॉयर है या डॉक्टर है तो वो खुद सर्विसेज दे सकता है। तो यहाँ से एक चीज़ निकल कर आती है कि आपकी जो सर्विसेज होती है ना, सर्विसेज जो होती है आपकी वो इनसेपरेबल होती है, सेपरेट नहीं की जा सकती फ्रॉम द पर्सन हु इज गिविंग इट। जैसे मसाज करवाने जा रहे हो आप, तो मसाज आप करवा रहे हो वहाँ पे, तो कौन कर रहा है आपको मसाज? वो पर्सन कर रहा है ना, है ना। तो द पर्सन हु इज एक्चुअली गिविंग द थिंग, आई मीन हियर द मसाज, तो वही क्या है? वही प्रोवाइडर है सर्विस का। तो इनसेपरेबल हो जाएगी सर्विस, ठीक है। इजी, समझ गए? इनसेपरेट, इनसेपरेबल। प्रोसेस आप फिर आता है आपका 6th प्रोसेस। प्रोसेस का क्या मतलब है कि हाँ, प्रोसेस का मतलब है कि एक तरीका होना चाहिए किसी चीज़ को करने का। देयर शुड बी अ वे ऑफ डूइंग ए थिंग। तो अगर वो बंदा मसाज कर रहा है तो हमेशा एक प्रोसीजर से शुरुआत करेगा। फॉर एग्जांपल कि अभी, अरे यार मैं क्या बता रहा हूँ, मतलब कि कहीं से भी शुरुआत करे, वो एक रहेगा, एक प्रोसेस रहेगा हमेशा, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो एक प्रोसेस अगर रहेगा तो जब वो पर्टिकुलर पर्सन जब मसाज कर रहा है, पहले व्यक्ति को करेगा, दूसरे व्यक्ति को करेगा, या कभी तीसरे व्यक्ति को करेगा, तो जो सर्विसेज की क्वालिटी है ना वो मेंटेन्ड रहेगी, ठीक है, मेंटेन रहेगी। इसका क्या मतलब होता है कि सर्विसेज हमारी होती है इनकंसिस्टेंट, है ना। सर्विसेज की इनकंसिस्टेंसी को रिड्यूस करने के लिए हम प्रोसेसेस का यूज करते हैं, ठीक है। एक सिंपल प्रोसेस का यूज करते हैं ताकि जो सर्विस इसको दी जा रही है, इसको दी जा रही है, इसको दी जा रही है बाय अ सेम पर्सन, वो सर्विस जो है वो इतनी ज़्यादा चेंज ना हो, वेरिएशन ना हो इन सर्विसेज के अंदर, इनकंसिस्टेंट ना हो, ठीक है। दैट इज वाई वी यूज प्रोसेसेस, सिंपल है। देन लास्ट इज योर फिजिकल एविडेंस, यानी कि जो आपने सर्विसेज प्रोवाइड करवाई है, सर्विस है, दिखाई नहीं दे रही है ना, जैसे प्रोडक्ट की तरह प्रोडक्ट को हम टच कर सकते हैं, बट सर्विसेज ऐसी नहीं होती है, इनविजिबल थिंग है वो। जैसे हम बैलेंस ऑफ ट्रेड में पढ़ते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ विजिबल्स वो आता है गुड्स का, बैलेंस ऑफ इनविजिबल वो आता है अपने सर्विसेज का। तो फिजिकल एविडेंस होना चाहिए कि सर्विसेज एक्चुअली में रेंडर हुई है, मिली है। जैसे कि मसाज मिल गई है और मसाज के बाद बंदे का शरीर जो है वो बिल्कुल चंगा हो गया है, दैट इज द थिंग। तो उसका वो एविडेंस है कि सर्विसेज मिली है। इजी, डन। ये एक क्वेश्चन छोटा सा डन होता है आपका, तो इसको स्टार लगा लेना जो भी पढ़ रहा है। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन छोटा सा। The 4 P's of marketing are product, product जी, price, place, product, price, place and promotion। इजी था, डन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज योर मार्केटिंग एनवायरनमेंट, जहां से क्वेश्चन आने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या है? यानी कि मार्केटिंग हो रही है जिस भी एनवायरनमेंट में, उसे बोलते हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट। सिंपल से शब्दों में, लेमन वाले शब्दों में तो यही होता है,
ठीक है, जैसे लिखा भी हुआ है यहाँ पे, एनवायरमेंट मीन्स समथिंग दैट सराउंड्स द ऑर्गेनाइजेशन विद इन विच द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट, मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑलरेडी मार्केटिंग हो रही है उसका एनवायरमेंट, उसके आसपास की चीज़ है। अब ये एनवायरमेंट क्या होगा, इस पर आ जाते हैं डायरेक्टली। इन सारी चीज़ों को छोड़ दो, डायरेक्टली इस पर आ जाओ कि ये एनवायरमेंट है क्या। दो तरीके के एनवायरमेंट होते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। एक है माइक्रो एनवायरमेंट, एक है मैक्रो एनवायरमेंट। इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करनी है, ठीक है। क्यों, कैसे, अभी बताऊंगा कि कहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। कभी कभार हम ऐसा सोचते हैं कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट है इंटरनल और एक्सटर्नल, नहीं नहीं, हमें माइक्रो मैक्रो करके डिफरेंशिएट करना है। सो सबसे पहला है माइक्रो एनवायरनमेंट एंड द सेकंड वन इज योर मैक्रो एनवायरनमेंट। सो इन माइक्रो एनवायरनमेंट वी टॉक अबाउट ओनली इंटरनल थिंग और एक्सटर्नल थिंग। इंटरनल और एक्सटर्नल कैसे होगी, रिलेटेड टू कंपनी। प्लस में याद करने का और सिंपल सा तरीका ये है, माइक्रो एनवायरनमेंट रिलेट करेगा कंपनी से, प्लस में माइक्रो एनवायरनमेंट पर हल्का सा, यानी कि अगर मैं बात करूं इंटरनल फैक्टर की, तो इंटरनल फैक्टर पे कंप्लीट कंट्रोल रहता है कंपनी का, ठीक है। एंड वेयर एज इफ आई टॉक अबाउट एक्सटर्नल फैक्टर पे ओनली लिमिटेड कंट्रोल रहता है कंपनी का, ओनली लिमिटेड कंट्रोल रहता है किसका, कंपनी का। ये आप ध्यान में रखेंगे। यानी कि माइक्रो एनवायरनमेंट पर कंट्रोल वाला थिंग है, कंट्रोल वाली चीज़ है, बट मैक्रो एनवायरनमेंट को कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती। और मैक्रो एनवायरनमेंट को याद करने की चीज़ क्या है, पेस्टल, PESTLE, ये आपने याद रखना है, पेस्टल। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल, ठीक है। ये कॉमन सेंस से होते हैं, क्वेश्चन बहुत आराम से कर लोगे। एक चीज़ आपको दे दी जाएगी कि ये फैक्टर है, बताओ किसके अंदर आ रहा है, तो आप बता दोगे, ठीक है। या फिर पूरा एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा तो आराम से बता सकते हो, ठीक है। डन हो गया। दोबारा से करते हैं, आगे बढ़ के देखो। माइक्रो एनवायरनमेंट कर रहे हैं, पहले क्या था, माइक्रो था और मैक्रो था। माइक्रो में देयर आर टू फैक्टर्स, फर्स्ट वन इज योर इंटरनल फैक्टर। इंटरनल टू व्हाट, इंटरनल टू योर कंपनी। तो इंटरनल टू योर कंपनी क्या हो जाएंगी, फॉर एग्जांपल उनकी पॉलिसीज, फाइनेंशियल पॉलिसी, या फिर उनके एम्प्लॉयज़ का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें क्या है, इंटरनल टू द कंपनी है। कंपनी कैन चेंज दीज काइंड ऑफ थिंग्स, लाइक फाइनेंशियल पॉलिसी चेंज कर सकती है ना, वो कर सकती हैं। दे कैन चेंज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एज वेल। एक हिरारिकल स्ट्रक्चर से वो फ्लैट स्ट्रक्चर पर आ सकती है ना, बस वही है। तो they can control completely these internal factors, and as far as external factors are concerned, तो एक्सटर्नल फैक्टर पर लिमिटेड कंट्रोल इस्टेब्लिश कर सकते हैं ये लोग। तो एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो गए, सप्लायर्स, कस्टमर्स, कंपेटिटर्स, सर्विस एजेंसीज जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन वाले हो गए, और पब्लिक, ये सारे क्या हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से। कभी कभार आ जाता है कि कंपेटिटर्स किसके अंदर आएगा, फिर कंफ्यूज नहीं होना वहाँ पे, ठीक है। चलो आज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विसेज, इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है सर्विसेज की। तो पहले ही मैं यहाँ पे बता देता हूँ बिना ऑप्शन को देखे हुए कि सर्विसेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, कि ये होता है इंटेंजिबल, ठीक है जी, इंटेंजिबल। फिर आपका होता है इनसेपरेबल, ठीक है, जैसे मैंने भी बताया था। फिर होता है इनकंसिस्टेंट, थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है, सब्जेक्टिव भी रहता है ना, तो इनकंसिस्टेंट हो गया, इनसेपरेबल हो गया, इंटेंजिबल हो गया। फिर लास्ट आपका होता है पेरिशेबिलिटी वाला, मतलब ये तो है कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये हो जाएगा पेरिशेबिलिटी। यानी कि प्रोडक्ट की तरह हम इसको सालों साल अपने पास नहीं रख सकते। अभी जैसे एग्जांपल हम मसाज का ही ले रहे थे, तो मसाज करवा ली एक दिन, तो उसका असर ज़्यादा से ज़्यादा 2-3-4 दिन हो जाएगा, सालों साल तो ना रहेगा एक प्रोडक्ट की तरह जो हमारे पास है, जब तक उसे कंज्यूम नहीं कर लिया अपन ने, है ना। तो उस लॉजिक से पेरिशेबिलिटी, वो पेरिश हो जाता है, वो हो जाता है ख़त्म, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो पेरिशेबिलिटी इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज। सो बचा क्या, होमोजेनिटी। होमोजेनिटी इज अ एंटोनिम है, किसका एंटोनिम है, कहाँ गया, इनकंसिस्टेंट का, ऐसा बोल सकते हैं। तो होमोजेनिटी की जगह आपको यहाँ पर लिखना चाहिए था हेट्रोजेनिटी। तो हेट्रोजेनिटी इज योर व्हाट, जीनिटी की स्पेलिंग देख लेना। तो हेट्रोजेनिटी आपकी क्या है, इनकंसिस्टेंट ही तो है कि सेम नहीं रहेगी, ठीक है। तो हेट्रोजेनिटी इज योर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सर्विसेज, बट होमोजेनिटी इजंट। चलो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग स्ट्रेटजीज इज मोस्ट सुटेबल फॉर अ फर्म ऑपरेटिंग इन अ हाईली कंपेटिटिव मार्केट विद होमोजेनियस प्रोडक्ट। पूछा गया है कि जो कंपनी है
उसके लिए हाईली मतलब रिकमेंडेड प्राइसिंग स्ट्रेटजी कौन सी होगी अगर वो काम कर रही है ऐसे मार्केट के अंदर जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, यानी कि सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दे आर ऑल्सो सेलिंग, अदर पीपल आर ऑल्सो सेलिंग। तो हम लोग जाएंगे, अगर वी आर एंटरिंग इनटू अ मार्केट जहाँ पर ऑलरेडी लार्ज फिश इज देयर, वी आर एंटरिंग इनटू एन ओशियन जहाँ पर ऑलरेडी है लोग हैं, इस चीज़ को बोला जाता है रेड ओशियन। रेड ओशियन का क्या मतलब होता है, ये एमकॉम के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा जब आप आओगे। अगर तो अगर जब मैं टीचर का नाम नहीं लेना चाहूँगा, अगर वो पढ़ाएंगे तो आपको ज़रूर पढ़ाएंगे रेड ओशियन एंड ब्लू ओशियन। सो रेड ओशियन अगर डिपार्टमेंट ज्वाइन करोगे, मतलब ड्यू ज्वाइन करोगे तो सो रेड ओशियन है आपका क्या, ऐसा प्लेस या फिर ऐसा मार्केट जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे फिश यानी कि कंपेटिटर्स हैं, ठीक है। सो इफ़ वी आर एंटरिंग इनटू अ मार्केट जहाँ पे ऑलरेडी पीपल हैं, लोग हैं, फर्म्स हैं, सो वी विल बी एंटरिंग इनटू दैट पर्टिकुलर मार्केट विद द सेम प्रोडक्ट, बट उस प्रोडक्ट की प्राइस को हम लो रखेंगे ताकि हमारी बिक्री हो पाए हमारे प्रोडक्ट की। सो इस चीज़ को बोलते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग। तो दो चीज़ आप ध्यान में रखोगे, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, पेनिट्रेशन pricing and your skimming pricing, skimming pricing। skimming का स्पेलिंग देख लो, SKIMMING, skimming। तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग में क्या होता है, इट्स एन एंट्री स्ट्रेटजी, दोनों की दोनों एंट्री स्ट्रेटजी की तरह काम आ सकती है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग इज व्हाट, प्राइस को लो रखना और धीरे धीरे बाद में कभी बढ़ा लेना। स्कीमिंग प्राइस क्या होता है आपका, एंट्री ही आप हाई प्राइस पे करते हो और धीरे धीरे लो करते रहते हो, फिर समझ गए, दैट इज स्कीमिंग। तो ये आपने ध्यान में रखना है। चलो, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या हो गया कि लागत के अंदर, कॉस्ट के अंदर वी आर एडिंग समथिंग और वो समथिंग अपना क्या हो जाएगा, वो प्रॉफिट हो जाएगा ना। तो कॉस्ट में ऐड किया समथिंग, बन गया अपना सेलिंग प्राइस, और वो समथिंग क्या बन जाएगा, वो प्रॉफिट बन जाएगा। तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, तो जितना प्रॉफिट चाहिए उतना अपन ने कॉस्ट के अंदर ऐड कर दिया, वो तो वो सेलिंग प्राइस बन जाएगा, ठीक है। प्रीमियम प्राइसिंग ऑब्वियसली रिलेटेड टू सम लग्जरियस प्रोडक्ट काइंड ऑफ थिंग, या फिर एक ऐसे प्रोडक्ट का आपने प्राइस ही हाई रखा है, आप बस ये शो करना चाह रहे हो कि ये जो है प्रोडक्ट को आप इसके प्राइस के उससे देखो, इसकी वैल्यू जो है ना प्राइस के उससे देखो इतना ज़्यादा प्राइस हाई है, दैट मीन्स समथिंग इज देयर इन द प्रोडक्ट, वैल्यू बहुत मतलब तगड़ी वैल्यू है इसकी, ठीक है, चाहे ऐसी हो ना, ठीक है। तो फिर आता है आपका डायनेमिक प्राइसिंग, यानी कि चेंजेस वाला प्राइसिंग, जो चेंज किया जा सकता है, कहीं पर आप कुछ भी चार्ज कर रहे हो, कहीं पर आप कुछ भी चार्ज कर रहे हो। ये ज्योग्राफिकल प्राइसिंग भी होता है, बट डायनेमिक भी आप इससे रिलेट कर सकते हो। इतना डीप में मत जाओ, बट 3-4 कंसेप्ट कर लिया ना, ये मेरा मोटिव था। आगे बढ़ते हैं, अब नया टॉपिक करते हैं जिसका नाम है कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कि आपका, मेरा, हमारा, हम सबका बिहेवियर रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सो कंज्यूमर बिहेवियर का क्या मतलब है, जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक है, ये तुम अपने कॉमन सेंस से कर लेते हो, जहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पर स्लो करूँगा, ठीक है, क्योंकि स्लो में भी हम अच्छे से कर सकते हैं। It reflects the totality of decisions and actions with respect to the acquisition, consumption and disposition of goods and services etc. over time। पढ़ लेना खुद से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वॉल्टर एंड पॉल, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, इट्स अ प्रोसेस वेयर बाय इंडिविजुअल्स डिसाइड वेदर, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ एंड फ्रॉम होम टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये कंज्यूमर बिहेवियर है, यानी कि तुम क्या करते हो, प्रॉपर सर्च कर रहे होते हो, प्रॉपर देखते हो कि भाई कहाँ से खरीदना है, फिर तुम खरीदते हो, उसके बाद फीडबैक भी प्रोवाइड करवाते हो, वगैरह वगैरह। तो ये प्रॉपर तुम्हारा बिहेवियर है, और बिहेवियर इज अ साइकोलॉजिकल थिंग, ठीक है, ये आप ध्यान में रखोगे। अब आ जाओ इसकी प्रोसेस पर, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, CUET, PG, एमकॉम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप नीड को रिकॉग्नाइज करोगे, व्हाट इज योर एक्चुअल आवश्यकताएं, व्हाट इज योर एक्चुअल नीड, उसको आपने रिकॉग्नाइज कर लिया। फिर आप करोगे प्री परचेज सर्च, परचेज करने से पहले वाला सर्च कर रहे होगे। फॉर एग्जांपल फ़ोन खरीदना है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर कंपैरिजन करना शुरुआत करोगे फिर तुम लोग। फिर अल्टरनेटिव्स जो होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपने केस के अंदर क्या है, फ़ोन के केस के अंदर फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन, तो इनको आप इवेल्युएट करोगे कि इनमें से कौन सा मैं फाइनल करूं, अमेजोन से लूं या फ्लिपकार्ट से लूं, कहाँ पर ऑफर लग रहा है। तो मान के चलते हैं फ्लिपकार्ट को हमने चूज कर लिया, सो वी आर नाउ डूइंग परचेज, वी आर एक्चुअली पेइंग द प्राइस। उसके बाद क्या होगा, परचेज कर लिया, फिर हमारा निकलेगा पोस्ट परचेज बिहेवियर, परचेज करने के बाद वाला बिहेवियर। या तो हम खुश होंगे फुल कि यार नया फ़ोन आ गया, मज़ा ही आ गया, ये हो सकता है। फिर इसके बाद वाला क्या होता है, पोस्ट कंजम्पशन बिहेवियर, कि आपने फ़ोन ले तो लिया है पर अभी भी वो डब्बे के अंदर पैक है, तो वो पोस्ट परचेज बिहेवियर के अंदर आएगा। फिर पैक को आपने खोला और आप अब यूज़ करने लग गए, तो उसे बोलते हैं पोस्ट कंजम्पशन बिहेवियर,
कंज्यूम करने के बाद वाला बिहेवियर, तो ये हो जाता है। ये रहता है आपके पास पूरा का पूरा एक कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस। इट्स अ प्रोसेस, सो इट विल ऑल्सो बी इन एन ऑर्डर। तो देख सकते हैं आप 4th, 5th एंड 6th। ऑलराइट, नेक्स्ट इज योर फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर। इसको रीड कर लोगे तो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतने तो तुम्हारा मानसिक विकास हो चुका है, तो आराम से पढ़ सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इनकम की बात करूं, तो किस में आएगा? क्या वो सोशियोलॉजिकल में आएगा, सोशियो वाली चीज़ में आएगा? क्या वो साइकोलॉजिकल वाली चीज़ में आएगा इनकम? क्या वो पर्सनल चीज़ में? पर्सनल चीज़ में भी वो आ सके, जैसे आया भी हुआ है और यहाँ पर भी आया हुआ है इनकम एक्सपेक्टेशन। ये इकोनॉमिक हो गया आपका, आर्थिक हो गया, ठीक है। इसमें भी आप लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल है। जैसे सोशियोलॉजिकल में बात करूं अगर, तो फैमिली आ गया या दोस्त वगैरह आ गए, तो ये सोशियोलॉजिकल है। वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट है या मॉडल जिसे हम बोलते हैं, जिसका नाम है निकोसिया मॉडल। ये यहाँ पर इससे रिलेट कर रहा था, दैट इज वाई मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। किसने बनाया था निकोसिया मॉडल? प्रोफेसर फ्रांसिस्को एम निकोसिया ने। ज़्यादा इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये निकोसिया मॉडल है क्या, ये ज़रूरत है आपको ध्यान में रखने की। ये बताता है 4 चीज़ों के बारे में, ठीक है। 4 चीज़ों के बारे में बताता है। पहली है फर्म एट्रीब्यूट्स एंड कंज्यूमर एट्रीब्यूट्स। दोनों के एट्रीब्यूट्स को यानी कि विशेषताओं को क्या करता है, देखता है कंज्यूमर, फर्म की भी और खुद की भी। सेकेंड इज योर सर्च एंड इवेल्युएशन। आप सर्च करोगे, देन आप इवेल्युएट करोगे अल्टरनेटिव्स को, एंड देन यू डू act of purchase. You will purchase the thing. This is the third field in this particular model. And the fourth field in this particular model is feedback. आपने परचेज कर लिया एंड देन यू विल गिव अ फीडबैक। तो ये 4 फील्ड है यहाँ पर, और ये भी हायरार्की के अंदर है, प्रॉपर ऑर्डर के अंदर है प्रॉपर, कि पहले आपने एट्रीब्यूट्स जाने, जिससे आप खरीदना चाह रहे हो उसकी विशेषता जानी, उस फॉर्म की, उस प्रोड्यूसर की, उस शॉप की फॉर एग्जाम्पल, और कंज्यूमर एट्रीब्यूट्स की कंज्यूमर इज कैपेबल और नॉट ऑफ बाइंग दैट, और या फिर उसको चाहिए क्या एक्चुअली में, ठीक है। देन उसके बाद आप सर्च करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं अल्टरनेटिव्स, देन यू एक्चुअली परचेज एंड देन यू गिव द फीडबैक। दीज आर द 4 स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर मॉडल। अब इस पर एक क्वेश्चन देखो। निकोसिया मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज डिवाइडेड इनटू 4 मेजर फील्ड्स दैट वी हैव ऑलरेडी सीन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड फील्ड अंडर दिस मॉडल? पहली फील्ड थी कि भाई एट्रीब्यूट्स का पता लगा रहे हैं, विशेषताओं का पता लगा रहे हैं फर्म के एंड कस्टमर के। सेकेंड नीड वॉज सर्च एंड इवेल्युएशन, यही होता है। फिर थर्ड एक्ट ऑफ परचेज एंड देन फीडबैक। द थर्ड वन इज योर एक्ट ऑफ परचेज, सो आई थिंक सेकंड इज द राइट आंसर। इजी है ना, कंफर्म कर ले, द एक्ट ऑफ परचेज एंड द थर्ड वन इज योर, सेकंड वन इज योर राइट आंसर। डन हो गया। यहाँ तक अपन ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें कर ली है, जहां से लगभग क्वेश्चन 1-2 बन सकते हैं आपके एग्जाम में। इतना डन हो गया। थोड़ा सा सांस ले लो, पॉज कर सकते हो मेरे को, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, ठीक है। पॉज कर लेना मुझे, ठीक है। आई होप सो। अगर आपको ब्रेक लेना था तो आपने ब्रेक ले लिया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। 12:30 बज रहे रात के। चलो, इसलिए मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, मतलब आवाज़ स्लो है लेकिन फास्ट है। चलो, मार्केटिंग सेगमेंटेशन, तो इसके बारे में भी आपने बहुत बारी सुना होगा, अगर आपने बीकॉम में पढ़ा भी है तो। सो व्हाट इज मार्केट सेगमेंटेशन? हम मार्केट को तोड़ देते हैं, हिस्सों में बांट देते हैं, उसे बोला जाता है मार्केट सेगमेंटेशन। यानी कि इट रेफर्स टू डिवीजन ऑफ अ मार्केट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कस्टमर्स। और ये जो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कस्टमर्स है ना, किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर बनता है। फॉर एग्जांपल, डिस्टिंक्टिवली सिमिलर नीड्स एंड प्रोडक्ट। एक ग्रुप ऑफ पीपल की जो नीड है वो सिमिलर है, उसको हमने एज अ तोड़ के साइड में लगा दिया और कह दिया कि ये एक अलग मार्केट है। इस बंदे की या इस ग्रुप की जो नीड है वो अलग है, तो इसको सेपरेट मार्केट बना दिया। सो वी आर tording the market into several different group of markets, let's say, या group of customers, let's say, ठीक है। So it is based on the assumption that no 2 buyers are identical in all respect. So that is why कि हमारे जो ऐसा कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, विशेषताएं यानी कि एट्रीब्यूट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट होते हैं, और हमारी नीड्स डिफरेंट होती है। सो दैट इज़ वाई वी शुड बी क्लासिफाइड अलग अलग, बस ये बताया गया है। डिफरेंट मार्केटिंग प्रोग्राम्स फॉर ईच मार्केट सेगमेंट इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड प्रॉफिट फॉर मेकर्स। फॉर एग्जांपल, वी आर हैविंग 3 मार्केट्स, लेट्स से। इसकी नीड वगैरह के आधार पर हमने इसको यहाँ पर कर लिया, ये भी किसी नीड एंड उसके आधार पर यहाँ पे बना लिया हमने।
थर्ड वन भी ऐसे बना लिया। तो ये जो अंदर वाले हैं कॉमन नीड्स के हैं, ये कॉमन नीड्स के हैं, ये कॉमन नीड्स के हैं, ठीक है। यहाँ पर एक मार्केटिंग मिक्स डालेंगे या स्ट्रेटजी डालेंगे, यहाँ पर एक मार्केटिंग मिक्स या स्ट्रेटजी डालेंगे, यहाँ पर एक मार्केटिंग मिक्स या स्ट्रेटजी डालेंगे। हो सकता है तीनों में से एक से डाल दें, बट अगर तीनों की चीज़ें डिफरेंट है तीनों से, अंदरूनी यानी अंदर वाली तो मे बी सेम हो बट एक दूसरे से तो अलग है, तो यहाँ पर हम अलग मार्केटिंग मिक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये ना स्पेशलाइजेशन वाली चीज़ को भी एक हेल्प करता है। अगर हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेपरेट मार्केट को सेपरेट तरीकों से डील कर सकते हैं, तो अच्छे से डील कर पाएंगे, है ना। क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को वैसे ट्रीट करते हो जैसे अपने पेरेंट्स या मॉम डैड को करते हो? नहीं ना। तो यू डू थिंग्स डिफरेंटली विद डिफरेंट पीपल, सिमिलर थिंग इज देयर, है ना। चलो गंदा सा एग्जाम्पल है बट कोई ना, यू कैन रिलेट। हाँ, तो ये दो हमारे पास क्या है, डेफिनेशन है। आपने पढ़नी हो तो पढ़ सकते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बट कभी कभार पूछी जा सकती है कि मार्केट सेगमेंटेशन इसने क्या लिखा था, या फिर डेफिनेशन दे देंगे और नीचे बंदों के नाम लिख देंगे कि किसने दी थी ये डेफिनेशन। तो ये ऐसे क्वेश्चन कभी कभार रेयर चांसेस होते हैं लेकिन आ जाते हैं। मार्केटिंग सेगमेंटेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, आप रीड कर सकते हैं कि बनता क्यों है, जैसे कि टू नो वेरिंग buying behavior of the consumers, to make grouping of customers on the basis of some common characteristic, to identify the needs, tastes, preferences etc. और उनको फिर एक ही मार्केट के अंदर लिख दो या डाल दो वगैरह वगैरह। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य रहते हैं इसके। यू कैन रीड इट, ये मैंने क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए CUT PG के लिए। सो नाउ हाउ मेनी अप्रोचेज आर देयर of market segmentation? The first one is your mass marketing. mass marketing नाम से पता चल रहा है कि जहां पर हम पूरे मार्केट को, टोटल मार्केट को एक मार्केट मानते हैं। टोटल मार्केट को वी कंसीडर वन, ठीक है, इसको वी कंसीडर वन, वी कंसीडर इट वन, बस सिंपल। तो मास मार्केटिंग वहां पर, तो यानी कि वी विल ऑल्सो अप्लाई ओनली वन मार्केटिंग मिक्स, ओनली वन मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स ही यहाँ पर हम लगाएंगे, एक ही, अलग से लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमने पूरे मार्केट को सेम माना है, आइडेंटिकल माना है। सो वी विल यूज ओनली वन मार्केटिंग मिक्स। फिर आता है आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नाम से पता चल रहा है कि वी आर गिविंग इन टू द मार्केट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। हमारी ही कंपनी डिफरेंट ब्रांड्स दे रही है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट दे रही है, तो ये वाली चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, मास मार्केटिंग आ जाते हैं, प्लस में मास मार्केटिंग प्लस में डिफरेंट प्रोडक्ट्स, बस ये होता है इसमें, ठीक है। देन द थर्ड वन इज योर टारगेट मार्केटिंग, इन विच यू आर टारगेटिंग समथिंग। समथिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, मार्केट। यू आर टारगेटिंग सम मार्केट या फ्यू मार्केट या सेवरल मार्केट या सिंगल मार्केट। तो ये डिफरेंट आ जाते हैं, अभी आगे पढ़ते हैं। तो टारगेट मार्केटिंग में आएगा आपका मार्केट सेगमेंटेशन, इन विच क्या कर रहे हो आप, डिवाइड कर रहे हो टोटल मार्केट को, डिवाइड दी टोटल मार्केट, ठीक है, इनटू सम ग्रुप्स, ऐसा बोल सकते हो। तो मार्केट सेगमेंटेशन हो गया। फिर मार्केट टारगेटिंग क्या होता है, मार्केट टारगेटिंग का मतलब है यू आर टारगेटिंग सम सेगमेंट्स, टारगेटिंग सम सेगमेंट्स, और मार्केट जो आपने डिवाइड कर रखे थे ना उसको आप टारगेट कर रहे हो, बस ये होता है। प्रोडक्ट पोजीशनिंग, अब प्रोडक्ट पोजीशनिंग के बारे में बात करते हैं। प्रोडक्ट पोजीशनिंग का क्या मतलब है कि आपने मार्केट सेगमेंटेशन किया, फिर आपने एक मार्केट को टारगेट किया, उस मार्केट के अंदर आप अपने प्रोडक्ट को कैसे डाल रहे हो, कैसे शो कर रहे हो, कैसे दिखा रहे हो इन द मार्केट टू द पब्लिक, तो वो होता है आपका प्रोडक्ट पोजीशनिंग। इसका एग्जांपल है, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे तो इसका टाइप है, यहीं पे करवा देता हूँ, यहीं पे नहीं आगे यहाँ पर करवाता हूँ। प्रोडक्ट पोजीशनिंग का अलग से टॉपिक है। तो प्रोडक्ट पोजीशनिंग क्या है, बेसिकली an act of designing companies offering an image to occupy a distinctive place in the minds of target market। यानी कि टारगेट मार्केट के अंदर जो लोग हैं उनके माइंड के अंदर एक इमेज क्रिएट कर देना अपने प्रोडक्ट की। फॉर एग्जांपल नैनो कार, टाटा ने नैनो की जो प्रोडक्ट पोजीशनिंग थी वो बहुत खतरनाक करी थी कि इंडिया की सबसे सस्ती कार है, ऐसे करी थी ना शायद, कि सबसे सस्ती कार है, इसको कोई भी वो कर लेगा। तो फिर लोग इसको लेने से बचे, परचेज नहीं किया, क्योंकि फिर उनको लगता कि बहुत सस्ती कार चला रहे हैं ऐसे वैसे करके, या मिडिल क्लास लोगों की कार है ये, ऐसे वैसे करके। तो नैनो कार नहीं बिकी फिर, और अब आप कहाँ देखते हो नैनो कार को, है ना। तो इसकी रॉन्ग पोजीशनिंग हुई थी, तो इसका जो चलता बनना हुआ
मतलब इसका जो निकलना हुआ वो रॉन्ग पोजीशनिंग की वजह से था। ठीक है, तो छोटा सा एक एग्जांपल था, आप ध्यान में रखेंगे। आज वो वापस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी है। फर्स्ट वन इज योर जोग्राफिक सेगमेंटेशन, जहाँ पर आप क्या करते हो, लोकेशन के बेस्ड पर मार्केट को डिवाइड करते हो, जैसे कि रूरल हो गया, अर्बन हो गया, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन हो गया। देन द सेकंड वन इज योर डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक क्या हो जाता है, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ एज, जेंडर, इनकम, ऑक्यूपेशन, जनरेशन, ये डेमोग्राफिक हो जाता है। थर्ड है अपना साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लाइफस्टाइल, पर्सनैलिटी, सोशल क्लास एंड कल्चर, ये आपका हो जाता है साइकोग्राफिक। ठीक है। फोर्थ वन इज योर बिहेवियरियल division on the basis of attitudes of the customers like loyalty response, यूजेज रेट रिस्पॉन्स, बेनिफिट रिस्पॉन्स, यानी कि कितने अच्छे तरीके से प्रोडक्ट को यूज़ करता है, उसके बाद क्या क्या कैसा एटीट्यूड है उसका रहता है रिलेटेड टू प्रोडक्ट, तो वो बिहेवियरल सेगमेंटेशन में आ जाता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एक चीज़ परचेज करते हो, फिर उसके बाद एक महीने बाद फिर से वही चीज़ परचेज करते हो उसी ब्रांड की और उसी कंपनी से, फिर से वही चीज़ उसमें, तो ये बिहेवियरल हो गया कि एक समय बाद मतलब कि अब लॉयल हो गया वो बंदा, तो उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स द ब्रांड इज लाइक दिस ओनली, है ना, तो वो बिहेवियरल हो गया। इजी। तो ये 4 बेसिक से थे, नाम से याद हो जाएंगे और लॉजिकली यू कैन आंसर इट वेरी इजीली इन दी एग्जाम, अगर आता है तो ये भी डन करवा दिया। अब 3 तरीके के ना स्ट्रेटजी देख लो, ये भी तुम्हें नाम से ना बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। नाम से देखो कैसे पता चलेगा, अनडिफरेंशिएटेड, यानी कि डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं हम लोग, एक ही चीज़ को मान रहे हैं, एक ही चीज़, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, इट व्यूज द मार्केट एज वन, तो टोटल मार्केट वाला कंसेप्ट यहाँ पर आ गया। ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड आ गया ये। चलिए कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अनडिफरेंशिएटेड नाम से पता चल रहा है, वी आर नॉट डिफरेंशिएटिंग इनटू समथिंग, उस मार्केट को हम एक ही मान रहे हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, तो वी आर टेकिंग इट एज अ वन। सो वहाँ पर एक ही मार्केटिंग मिक्स को लगाएंगे हम, तो टोटल मार्केट वाला कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा। सेकंड वन इसका अपोजिट आ जाएगा, डिफरेंशिएटेड मार्केट, यानी कि डिफरेंट मार्केट्स यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब सेगमेंट्स बन रहे हैं, अलग अलग मार्केट आ रहे हैं और अलग अलग मार्केट में वी आर यूजिंग मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, अलग अलग मार्केटिंग मिक्स या फिर अलग अलग स्ट्रेटजीज आप बोल सकते हैं। फिर आता है आपका कंसंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी, आपने मार्केट सेगमेंटेशन किया, अलग अलग मार्केट बनाए, नाउ वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन सिंगल मार्केट। मान के चलो आपने 4 मार्केट बना दिए, ठीक है, 1 2 3 और 4, नाउ वी आर कंसिडरिंग इन दिस मार्केट, ऑन दिस मार्केट ओनली। ठीक है, इस पर कंसीडर कर रहे हैं हम, ये होता है आपका कंसंट्रेटेड। इजी है, नाम से पता चल रहा है कि क्या चीज़ क्या है, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं होती है, इसमें कॉमन सेंस से हो जाती हैं चीज़ें। प्रोडक्ट पोजीशनिंग की ये क्या है, स्टेप्स हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने हो तो पढ़ सकते हो। टारगेट मार्केट ये भी आप पढ़ेंगे, ठीक है, और ये मैंने रेड से लिखवा दिया, शॉटगन अप्रोच और राइफल अप्रोच। शॉटगन अप्रोच क्या है, इट कंसीडर्स द टारगेट मार्केट एज अ सिंगल यूनिट हैविंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कस्टमर्स। ठीक है, तो इसलिए वो शॉटगन कहलाती है, समझ रहे हो। मतलब एक्चुअली में देखो, शॉटगन अगर तुमने देखी हो कभी, तो वो चिथड़ उड़ा देती है, समझ रहे हो। मतलब कि अगर हम टारगेट पे ऐसे करें तो वही चीज़ है, उसी लॉजिक से यहाँ पर देखो क्या बोला गया, इट कंसीडर द टारगेट मार्केट एज अ सिंगल यूनिट हैविंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। एंड राइफल अप्रोच क्या है, राइफल अप्रोच अगर हम बात करें, अगर तुम BGMI खेलते हो, PUBG वगैरह खेलते होंगे, तो तुमने देखा होगा राइफल, इट्स अ काइंड ऑफ अ स्कोप लगा के मारने वाली थिंग, है ना। तो इन दिस टोटल मार्केट इज ग्रुप्ड इन सेवरल सेगमेंट्स एंड देन फ्यू सेगमेंट्स आर सर्व्ड अकॉर्डिंग टू द एबिलिटीज ऑफ द कंपनी। यहाँ पर क्या होता है, टोटल मार्केट को ग्रुप किया जाता है अलग अलग सेगमेंट्स में, और उन अलग अलग सेगमेंट्स में से भी कुछ सेगमेंट को चुना जाता है ना, यानी कि कहीं पर निशाना लगा रहे हो तुम लोग, चूज करके निशाना लगा रहे हो, दैट इज राइफल। तो उनमें से कुछ ही सेगमेंट्स को आप चूज करते हो एंड देन अकॉर्डिंग टू द एबिलिटीज ऑफ द कंपनी यू सर्व देम, दैट इज राइफल अप्रोच। डन है। फिर नीश मार्केट है, ये आपने खुद ने रीड करना है, इसके बारे में आपको पता है, ये छोटा सा बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल प्रीमियम जो कार्स होती हैं उसका जो मार्केट है वो नीश मार्केट है। जैसे बहुत प्रीमियम जो कार्स होती है, रोल्स रॉयल्स हो गई, तो उसका जो मार्केट है वो नीश मार्केट है, वहाँ पर जो प्राइजेस रहते हैं वो हाई रहते हैं, प्रीमियम रहते हैं, और उसके जो बायर्स हैं वो भी कम रहते हैं, फ्यू रहते हैं, तो वो नीश मार्केट हो गया। तो ऐसे करके भी समझ सकते हैं, और जो ये लिखा हुआ है एक बार पढ़ लेना पॉज करके।
अब आ जाओ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। एक न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट रह गया आज के इस वीडियो के अंदर, और एक रह गया अपना प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये करते हैं कवर, देन एंड करते हैं, और इसके बाद सेकंड पार्ट का वेट करेंगे, सेकंड पार्ट भी लेकर आऊँगा जल्द। चलो, सो नेक्स्ट इज योर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जहाँ से क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है। तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है? देखो, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का यही मतलब नहीं है सिर्फ कि प्रोडक्ट डेवलप कर लेना एक नया ही, उसका ये भी मतलब है, उसका ये तीन मतलब है। तीन मतलब देखो क्या, डेवलपमेंट ऑफ अ कम्प्लीटली यूनिक एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट, ये तो मान लिया कि भाई न्यू प्रोडक्ट हो गया, ठीक है जी। बट अगर न्यू प्रोडक्ट नहीं हो रहा है, बट हम एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, उसे इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, तो उसे तो भी वो क्या कहलाता है? न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहलाता है। तो इसके तीन पहलू हैं। इट इज़ नॉट ओनली दैट कि भाई वो न्यू प्रोडक्ट है, बन रहा है तो वो न्यू प्रोडक्ट है बस। अगर वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट भी है और उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हो रही है, दैट इज ऑल्सो योर व्हाट? न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एंड उसके बाद इनिशिएटिव प्रोडक्ट्स विच आर न्यू टू द कंपनी बट नॉट न्यू टू द मार्केट, यानी कि कंपनी के लिए वो न्यू है, कंपनी ने पहले कभी नहीं बनाया इसको, अब कंपनी बना रही है और बेचेगी, तो वो उस कंपनी के लिए न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहलाएगा। तो ये तीन तरीके के हैं, ईजी है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका प्रोसेस, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, मजा आ जाएगा तुम्हें करके। अगर क्वेश्चन आ गया सीक्वेंस वाला तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, पहला है तुम्हारा आइडिया जनरेशन। सबसे पहले आइडिया जनरेट करोगे, और आइडिया हो जाएंगे तुम्हारे बहुत ज़्यादा आइडिया हो गए, तो तुम करोगे आइडिया की स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का क्या मतलब है? इनमें से आइडियाज़ की छटनी करोगे, है ना, मतलब कि कुछ कुछ गिने चुने आइडिया को अपने पास रखोगे। फिर उनके कंसेप्ट बनाओगे कि कौन से कंसेप्ट से बिलोंग कर रहा है। जैसे कि हमने कंसेप्ट किए थे ना, सेलिंग कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, ये कंसेप्ट, वो कंसेप्ट डेवलप करोगे। थोड़ी सी टेस्टिंग करोगे वहीं पर, थोड़ी सी, ठीक है, हल्की सी टेस्टिंग करोगे। ग्रुप ऑफ पीपल या फिर ग्रुप ऑफ अपने एम्प्लॉयज़ या फिर अपने जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, वहीं पर ही आप टेस्ट करोगे इस चीज़ को, पॉसिबिलिटीज़ का देखोगे, ये सारी चीज़ें करोगे। वहीं पर ही तुम क्या बनाओगे? फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाओगे। मार्केटिंग स्ट्रेटजी, अभी प्रोडक्ट नहीं बना है बट देखो उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बन रही है। फिर तुम बिजनेस एनालिसिस करोगे कि बाहर क्या सीन चल रहा है, मार्केट में क्या सीन चल रहा है, वगैरह वगैरह, क्या लोग बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। फिर तुम प्रोडक्ट बनाओगे, सब कुछ पता करने के बाद कि भाई बाहर तो नहीं चल रहा है ऐसा और लोगों में डिमांड भी है, तब हम प्रोडक्ट बनाएंगे। फिर उसको टेस्ट करेंगे मार्केट के अंदर। ये होता है कि छोटे पैमाने पर प्रोडक्ट को उतार देना बाजार के अंदर, एक बार ही देखने के लिए कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये होता है टेस्ट मार्केटिंग। ये होता है ऑप्शनल, करनी है तो करो, अदरवाइज मत करो। अगर तुम काफ़ी लोग इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि अगर हमने प्रोडक्ट उतार दिया मार्केट के अंदर तो लोगों के पास खबर पहुंच जाएगी, लोग मतलब कि कंपेटिटर्स के पास खबर पहुंच जाएगी जो नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा प्रोडक्ट बना लेंगे इफ़ इट इज़ यूनिक। उसके बाद तुम करते हो कमर्शियलाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं मास मार्केटिंग। लास्ट में तुम फिर हर जगह अपना प्रोडक्ट, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में ये नहीं बताऊंगा कि किसने दिया या कहाँ से, ऐसे वैसे नहीं, बस नॉर्मल से इसकी स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। तो नॉर्मल सी जो स्टेजेस हैं, इसकी 4 स्टेजेस रहती हैं, ठीक है। मार्केट डेवलपमेंट मत लिखो यहाँ पे लिखो इंट्रोडक्शन, ठीक है। पहली है तुम्हारी इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। इंट्रोडक्शन में क्या होगा पता ही नहीं चलेगा कि भाई मतलब इंट्रोडक्शन के अंदर यू विल यूज दैट प्राइसिंग स्ट्रेटजी, जो एंट्री वाली स्ट्रेटजी होती है, जैसे पेनिट्रेशन हो गया, स्कीमिंग हो गया, जो मैंने आपको बताया था। तो प्राइसिंग स्ट्रेटजी ना हर स्टेज की डिफरेंट रहती है, ये तुम समझ लेना। और क्या है, इंट्रोडक्टरी स्टेज में ऐसा होता है कि अगर मतलब रिस्क बहुत हाई रहता है, पता नहीं रहता है कि हमारा प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, तो इंट्रोडक्टरी स्टेज में ही वो टैं बोल सकता है, बाहर निकल सकता है। या फिर अगर इंट्रोडक्टरी स्टेज पार कर ली फिर वो ग्रोथ स्टेज में आएगा, ग्रोथ उसकी होगी फिर, ठीक है। देन मैच्योरिटी स्टेज आती है जहाँ पर सेल्स वगैरह हाई रहती है, अपना मैक्सिमम प्रॉफिट पे पहुंच चुके होते हैं। एंड देन फिर डिक्लाइन होने लगता है क्योंकि यहाँ पर फिर कंपेटिटर्स आने लगते हैं, ठीक है। एक इसका पहलू ये भी है कि ये जो स्टेजेस हैं इनको क्या किया जा सकता है, डिले किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मैच्योरिटी वाली स्टेज है, इसको डिले कर दिया, जैसे ये ऐसे है ना, तो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, यहाँ तक शिफ्ट कर दिया। तो यूजिंग सम स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, फॉर एग्जाम्पल गिविंग गिफ्ट्स विद द प्रोडक्ट और रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, और ये सारी चीज़ें करके यू कैन डिले द स्टेज, द मैच्योरिटी स्टेज, ठीक है। तो स्ट्रेटजीज के बारे में बात होती है तो वो भी कॉमन सेंस से बहुत आराम से हो जाएगा। ये बेसिक था, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको तुम लोग रीड करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तुम्हें इसको 5 स्टेज में बनाना हो तो 5 स्टेज में भी बन जाता है। आ जाता है क्या, इंट्रो, ग्रोथ, मैच्योरिटी, सैचुरेशन स्टेज, ठीक है, कि सैचुरेशन पे आ गए, अपने पीक वाले पॉइंट पर आ गए हैं, एंड देन डिक्लाइन,
ठीक है। और यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ होती है, यहाँ पर होती है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज, एनपीडी स्टेज बोला जाता है जनरली इसे, ठीक है। और इसे तुम 6 स्टेज के अंदर भी बोल सकते हो। इंट्रो, ग्रोथ, मैच्योरिटी, सैचुरेशन, डिक्लाइन और एब्सोलेंस आ जाता है, जिसे बोलते हो विड्रॉवल, निकाल लेना अपने प्रोडक्ट को मार्केट से। दिस इज डन, ये होता है आपका डन आज की इस वीडियो में, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें करवाऊंगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ये वो है ना, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप स्टडिंग हार्ड। तो इतनी जल्दी से मैंने करवाया कवर इतने कम टाइम में, पत्थर की लकीर मत समझना इस चीज़ को, अपने एंड से काम कर लेना, PYQs देख लेना कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के क्या PYQs आ रहे हैं और यहाँ से मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ट्राई करो खुद के एंड से, ठीक है, अगर एग्जाम निकालना है तो कॉमर्स का एंड में एडमिशन लेना है तो। सो कीप वर्किंग हार्ड, थोड़ा सा ही टाइम रहता है, थोड़ा सा अपने ऊपर जोर दो, कर लो ये बहुत आराम से, 3 महीने में निकाला जा सकता है ये एग्जाम बहुत आराम से, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू एंड सॉरी मैं ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि रात का भी समय है और मैं इतने सारे क्लासेस लिए हैं मैंने अलग अलग जगह की भी, तो थोड़ा यू कैन अंडरस्टैंड। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप वर्किंग हार्ड, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट लाइव सेशन मे बी।